बहुत बार पूछे हैं कि भैया शादी कैसे होता है यहाँ पे। गोरी या काली हो या नखरे वाली हो, जैसी भी हो एक दिला दे, तेरे ही हाथों में सबकी है डोरी, अपना भी चक्कर चला दे। सही बात है, बिना चक्कर चलाए यहाँ ब्याह नहीं होता है। कितना हूँ अमीर होंगे आप, कितना हूँ सुंदर होंगे, कितना हूँ छमछमाते होंगे, बिना प्यार किए यहाँ पर शादी नहीं होती है। यहाँ हिंदू नहीं है, यहाँ मुसलमान नहीं है, यहाँ सिख नहीं है, यहाँ ईसाई नहीं है, यहाँ मोटा नहीं, यहाँ पतला नहीं, यहाँ गोरा नहीं, यहाँ काला नहीं, फेयर एंड लवली वबली यहाँ सब बेकार है, कुछ नहीं काम करता है। मोहब्बत प्यार सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन भैया प्यार करना इंटर का इम्तिहान पास करने से कम नहीं है। मैं इंटर का इम्तिहान बार बार कहता हूँ क्योंकि यही सबसे कठिन था हमारे लिए, 2 बार फेल हुए थे हम। तो ब्याह करना, अपने लिए लड़की ढूंढना इंटर बीएससी से कम नहीं है भैया। तो समझिए यहाँ शादी कैसे होती है। देखिए यहाँ पे शादी जो होती है उसमें माँ बाप जो होते हैं वो किनारे बैठते हैं, वो मेहमान बन के आते हैं, खाते पीते हैं, नाचते गाते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन शादी के किसी भी अरेंजमेंट में कोई भी हिस्सा नहीं लेते हैं। वो मेहमान हैं, ज़िंदगी भर उन्होंने आपकी सेवा कर दी, अब आप अपनी सेवा करिए खुद ही भैया। तो ये हिसाब किताब है। यहाँ क्या होता है कि भाई पहले लड़का लड़की मिलते हैं, बातचीत होती है, मोहब्बत होती है, मोहब्बत होने के बाद लड़का लड़की 90% बता रहा हूँ जवानी का अचार नहीं डालते हैं। मोहब्बत होती है, अखियाँ मिलती हैं, नैनाचार होते हैं कि नैना मिला के नैना चार हो, जवानी के अचार नहीं पड़ेला, अमवा के पड़ेला अचार हो, जवानी के अचार नहीं पड़ेला। भैया सब जानते हैं कि चढ़ली जवानी या 2-4 दिन रोहेली, हम अचार कई हजार हो, जवानी के अचार नहीं पड़ेला। तो भैया मोहब्बत होती है पहले, मोहब्बत होने के बाद में लड़का लड़की कुछ महीने, ये 90% 95% बता रहा हूँ मैं, कि लड़का लड़की मिलते हैं, डेट होती है। उसके बाद में जब मामला आगे बढ़ता है तो लड़का लड़की शादी से पहले हमेशा लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं। मतलब कि एक साथ में रहना शुरू करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं भैया आगे गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, सब पहले ही से ठोक बजा लेते हैं। समझ रहे हैं ना आप अब खुली धमकी दे रहे हो प्रोग्राम में तो ठोकेंगे। मैंने बोल दिया ठोके जाओगे, चिंता मत करना। उसके बाद में जब सही समझ में आएगा कि भाई शादी तो करनी है। ज़्यादातर शादियां यहाँ पे लोग तब करते हैं जब अपना परिवार उनको आगे बढ़ाना होता है, मतलब कि 2 से 3 होना होता है। ज़्यादातर शादियाँ वहीं पर होती हैं क्योंकि पता होता है कि अब तो साथ चलना है। उससे पहले तो ये है कि भाई समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो राम राम, फिर मिलेंगे कहीं। माँ बाप जो होते हैं किनारे खड़े होकर तमाशा देखते हैं कि भाई ये जाने ज़िंदगी इनकी है, हम कहाँ कूदें बीच में। भाई ना किसी को दहेज मिलना है, ना किसी को दहेज देना है, तो काहे बीच में कूदे फांदे वो, है ना। और यहाँ पे भाई लड़कियाँ किसी घर की इज्जत नहीं होती हैं, सब अपनी इज्जत को संभाले होते हैं कि स्त्री घर का पहला पत्थर है। वो पहला वाला नहीं होता है, सब बराबर पत्थर होता है यहाँ पे, कि पहला उसी के ऊपर चढ़ जाओ, सबसे नीचे धर दो, अपना मुकुट बन के बैठो, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पे सारे पत्थर बराबर होते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी दोस्ती हुई और आप लिव इन रिलेशनशिप में भी आ गए और वहाँ भी सब सही रहा और आपने डिसाइड किया कि आपको शादी करनी है। अब यहाँ पर शादी कैसे होती है? यहाँ पर शादी का केवल एकमात्र एक तरीका है। यहाँ पर शादी तब तक जायज़ नहीं है जब तक कि शादी किसी जज के सामने ना हुई हो। लेकिन शादी कोर्ट में जाना है तो बड़ा कोई रोमांटिक काम तो है नहीं। तो इसीलिए यहाँ व्यवस्था ये की गई है कि आप जज को हायर कर सकते हैं और जज आपके फंक्शन में आएगा और वहाँ पर पब्लिक के सामने पूछेगा कि भाई आप राजी कि नहीं राजी। तो जब आप कहेंगे हाँ हम राजी, उसके सामने दस्तखत करेंगे तो फिर वो अपना दस्तखत कर देगा और वहाँ पर जिनको आप पसंद करेंगे, 3 लड़के की तरफ से 3 लड़की की तरफ से गवाह जो होंगे वो भी दस्तखत करेंगे। वो शादी है जो कि जायज़ है। जायज़ माने कि कानूनन जायज़ है कि जब आपका झगड़ा होगा तो फिर आधा आधा बटेगा। एक्चुअली
जो जायज़ मैं बता रहा हूँ ये इसीलिए है। बाकी तो शादियाँ तो दिल की बात है, मोहब्बत की बात है। नहीं समझ में आएगी, एक कमरे के अंदर बंद हैं आप और अलग अलग हैं, तो यहाँ पर लोग इस तरह से जीना नहीं पसंद करते हैं, फिर अपना आगे आगे चलते हैं। खैर आपको मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे होता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप जज को हायर करें, तो उसके लिए व्यवस्था ये भी कर दी गई है कि हर म्यूनसिपैलिटी में एक बहुत बढ़िया सा हॉल बनाया जाता है, जहाँ पर आप अपनी पब्लिक बुला लीजिए और वहीं जज रहता है और उसके सामने अपना पूरी सेरेमनी कर दीजिए। लेकिन उसका भी एक माइन्यूटली छोटा मोटा किराया पड़ता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास वही पैसा नहीं है, तब क्या करना है भाई? शादी के लिए पैसा होना कोई ज़रूरी तो है नहीं। यहाँ पैसा क्या है कि आप अगर शादी करना चाहते हैं तो पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा करेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर हर मंगलवार फ्री में शादी के लिए जज समय निकाल के बैठता है, जो शादी वाला जज ही होता है। तो आप पहले से बुक कर लीजिए कि फला तारीख के मंगलवार को हम आएंगे, आप 6 आदमी लेके जाइए जज के कमरे में, उसी कमरे में आप बैठेंगे और वहीं पे आप दस्तखत करेंगे। वो अपना दस्तखत करके एक किताब छोटी सी होगी वो आपको दे देगा। उस किताब में 10 बच्चों के नाम की जगह होती है, हालाँकि 10 किसी के होते नहीं हैं लेकिन 10 के बाद फिर नई किताब लेनी पड़ेगी जो जिसमें लिखा होता है, राशन कार्ड समझ लीजिए। खैर ये तो एक कानूनन हिसाब किताब है, लेकिन एक पारंपरिक साधारण तौर पे शादी कैसे होती है, जहाँ पर मेरा मतलब है कि लगभग 85 से 90%, जैसे मान ली हिंदू शादी थोड़ा सा उसमें बदल जाएगा, लेकिन मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। तो होता ये है कि हमेशा लड़का और लड़की अपने बजट के हिसाब से एक हॉल चूज़ करते हैं जहाँ पर उनको खाना पीना रखना है। शाम को अगर रखना है तो दिन की शुरुआत होती है, लड़का तैयार होकर अपने परिजनों के साथ में बारात लेके लड़की के घर पहुँचता है। ये होता है लगभग 10, 11, साढ़े 11 बजे के आसपास लड़की के घर पहुंचता है। उसके हाथ में गुलदस्ता होता है, उसने उस दिन के कपड़े पहने होते हैं जो लड़के लड़कियों ने मिल के तय किए होते हैं कि भाई कौन से कपड़े पहनने हैं। तो दूल्हा पहुंचता है बढ़िया सी गाड़ी किराए पे करके। दूसरी चीज़, गाड़ी हमेशा या तो मांगे की होती है या फिर किराए की होती है, क्योंकि शादी के समय 90% लोगों के पास में अपने पैसे नहीं होते हैं गाड़ी वाड़ी खरीदने भर के। भाई शादी तो होती है 30-35 की उम्र तक, और तब तक लोग अपना घर वर पहले यहाँ खरीदते हैं, गाड़ी बाद में खरीदते हैं। ज़्यादातर गाड़ी जो होती है वो मांगे की होती है। तो दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचता है अपनी बारात लेके, और वहाँ पर दुल्हन के घर पे दुल्हन के जो माँ बाप होते हैं वो अपना खाने पीने का इंतज़ाम रखते हैं। उस बारात में मैक्सिमम अगर लोग होते हैं तो 10 से 12-15 लोग होते हैं, और खाने पीने का जो इंतज़ाम होता है वो कोई केटरिंग से नहीं होता है, वो दुल्हन के परिवार के लोग ही बनाते हैं अपने हिसाब से, अगर बनाना चाहेंगे। हालांकि कॉफ़ी और केक से ही काम चल जाता है कभी कभी। तो फिर वहाँ से दूल्हा दुल्हन जाते हैं म्यूनसिपैलिटी के जो हॉल हैं जहाँ पर शादियाँ होती हैं, वहाँ जाते हैं, और उन्होंने पहले से बुक करा रखा होता है। एक समय होता है कि आप 12 से 1 के बीच में रहेंगे, किसी और को 1 से 2 का मिलेगा। तो मान लीजिए 12 से 1 का समय है, 1-1.5 घंटे का काम होता है वहाँ पे खाली। तो वहाँ पहुँचेंगे दूल्हा दुल्हन और पूरी बारात लेके साथ में, और जब वहाँ पहुँचेंगे तो उस म्यूनसिपैलिटी के हॉल में 2 अलग अलग कमरे होते हैं, जिसमें कि एक कमरा दूल्हा परिवार को दिया जाता है और एक कमरा दुल्हन परिवार को दिया जाता है, जिससे कि अपने कपड़े वगैरह ठीक कर सकें। मान ली गाड़ी में बैठने से मेकअप कुछ ख़राब हो गया है, कपड़े वपड़े ख़राब हो गए, थोड़ा सा एक रेस्ट रूम है। और उतनी ही देर में जो सारे गेस्ट होते हैं वो उस बड़े हॉल में जाके बैठ जाते हैं, अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं। लगभग हर सीट पे नाम लिखा होता है किस सीट पे कौन बैठेगा। ये दूल्हा और दुल्हन मोस्टली खुद डिसाइड करती कि कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं और कौन आगे बैठेंगे, कौन पीछे बैठेंगे। तो उस हिसाब से ये होता है, और कौन इनकी तरफ के गवाह हैं, कौन उनकी तरफ के गवाह हैं। तो ठीक है, सब लोग बैठ गए। नीचे सिग्नल जाता है कि भाई पब्लिक बैठ गई है, और जज साहब भी कमरे में आ गए हैं ऊपर। अब दूल्हा दुल्हन को आना है। सबसे पहले दूल्हा अंदर आता है। दूल्हा अपने माता पिता के साथ में अंदर आता है, और जो सारे गेस्ट हैं वो तालियां बजाते हैं, ये उसका दिन है। तो दूल्हा आके पहले अपनी जगह खड़ा हो जाता है। उसके बाद में दुल्हन आती है। यहाँ पर एक विशेष चीज़ होती है, ज़्यादातर दुल्हन अपने पिता के साथ आती है। जैसे अपने यहाँ कन्यादान होता है, उसी तरह से यहाँ पर पिता अपनी बेटी को दूल्हे को देता है। ये सबसे इमोशनल मोमेंट होता है हर लड़की के लिए, कि उसका पापा उसका हाथ उसके पति को दे। तो ज़्यादातर जो होता है दुल्हन अपने पिता के साथ में आती है, और जो पिता होता है वो दुल्हन को लेके चलता है और उसका हाथ दूल्हे के हाथ में देता है, और जो उसकी निर्धारित जगह है वहाँ पर बैठ जाता है। वहाँ पर फिर जज साहब उनकी
प्यार की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं, कैसे मिले, कहाँ से मिले, जैसा भी उन लोगों ने डिसाइड किया। एक छोटी सी कहानी होती है उनकी जीवन की कहानी, ये लोग कैसे मिले, कहाँ से मिले। और उसी में फिर जज पूछता है कि चलिए हम लोग सो फार यहाँ तक आ गए हैं, अब मैं जानना चाहता हूँ कि दूल्हा फ़लाना फ़लाना, पिता का नाम फ़लाना फ़लाना, माता का नाम फ़लाना फ़लाना, आपसे दुल्हन का नाम, दुल्हन के पिता का नाम, दुल्हन की माता का नाम शादी करना चाहता है। दुल्हन, क्या आपको ये शादी मंजूर है? दुल्हन को ऊंची आवाज़ में हाँ कहना होता है। फिर वही सवाल वो जज दूल्हे से पूछता है, फिर दूल्हे को भी ऊंची आवाज़ में हाँ करना होता है। हालांकि दोनों साथ में खड़े होते हैं, लेकिन उनको ऊंची आवाज़ में करना होता है कि जो पब्लिक है वो भी सुन रही हो। कभी कभी पब्लिक में जाकर कहती भैया आपने नहीं सुना, फिर से कहो। तो दूल्हा और दुल्हन और ज़ोर से हाँ करते हैं। तो जज अपना हथौड़ा उठाता है और ठोकता है कि हाँ मैंने सुन लिया, यू मे किस द ब्राइड, मतलब कि आप दुल्हन को किस कर सकते हैं। तो दूल्हा दुल्हन किस करते हैं, लोग हिप हिप हुर्रा और जो भी उनका हिसाब किताब है उस हिसाब से खुशियाँ मनाते हैं, ताली बजाते हैं, सीटी बजाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, जो भी हो जैसा समझो। फिर जो जज होता है वो कहता है कि मैं अब आप लोगों को यहाँ पर बुलाऊंगा। सबसे पहले दूल्हा और दुल्हन शादी के एग्रीमेंट पे दस्तखत करेंगे, मतलब कि जो कानून कहता है उसके हिसाब से। लेकिन आप शादी के समय कुछ कानून निकलवा भी सकते हैं यहाँ पर, माने कि आप ये कह रहे हैं कि भाई हम शादी तो कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि अगर हमारा तलाक हो जाए तो हमारी जो ये संपत्ति है ये लड़की को या लड़के को मिले। ऐसा हो सकता है कि मान ली कि भाई दुल्हन के पास कोई बहुत महंगी कार है या दुल्हन के पास उसके पिता का कोई घर मिलने वाला है, तो वो ये कह सकती है कि तलाक अगर होता है तो मैं अपने पिता के घर में दूल्हे को हिस्सा नहीं दूंगी। क्योंकि यहाँ पर होता ये है कि अगर दूल्हा दुल्हन है और कुछ नहीं कहा गया है शादी से पहले, तो हर चीज़ आधी आधी, पैसा आधा, कर्जा आधा, बच्चों के रखने का हक आधा। तो बहुत सारे लोग इस एग्रीमेंट को पहले से कर लेते हैं कि भाई जो हमारे वहाँ की संपत्ति है वो नहीं मांगेंगी ये या नहीं मांगेंगे ये। तो ये चीज़ें उस जो बुक होती है जहाँ पर ये दस्तखत होता है उसमें ये लिखी होती हैं। अगर उसमें कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब कि सब 50-50 है। तो दूल्हा और दुल्हन शादी से पहले सारे नियमों को ठीक से पढ़ते हैं। ये कुछ 278 नियम हैं कुछ ऐसे कि ये फलाना 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 है, और जो भी नियम नहीं मानने हैं वो दोनों लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं और वो नियम लिखवा दिए जाते हैं कि इसका एक्सेप्शन है। फिर दूल्हा और दुल्हन उस बुक पे, उस कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत करते हैं, और जो उनके पसंद किए हुए गवाह हैं, ज़्यादातर गवाह माता पिता बहन भाई, जो पहले 3 वही होते हैं। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं भाई माता पिता नहीं, हम अपनी जगह पे ये दोस्त और ये इनके साथ कराएंगे। डिपेंड करता है जो दूल्हा दुल्हन चाहें, वो अपने हिसाब से गवाह अपने डिसाइड कर सकते हैं। जब गवाह वगैरह सब दस्तखत कर देते हैं तब जो जज होता है वो उस पर दस्तखत करता है और शादी पे मुहर लग जाती है। वहाँ पर यह भी डिसाइड होता है कि शादी के बाद क्या लड़की लड़के का नाम अपनाएगी या नहीं अपनाएगी। यहाँ पर अगर लड़की लड़के का नाम अपनाती है तो वो अपना पुराना नाम कभी नहीं छोड़ती है। जो जज होता है वो शादी करके वो बुक उनको दे देता है, और जब जब आपके बच्चे होते जाएंगे आप उस पर अपना नाम लिखवाते चले जाएँ म्यूनसिपैलिटी में। ये एक गेस्चर है और ये फ्री होता है। तो अब शादी तो यहाँ हो गई। शादी के बाद होता ये है कि दूल्हा दुल्हन फिर पार्क जाते हैं। पार्क में उनका फ़ोटो सेशन और फ़ोटो शूट वगैरह होता है। उतनी देर में वो गेस्ट लोग जो होते हैं वो वहाँ से निकल के जो हॉल जहाँ पे डांस वांस होना है, शाम को खाना पीना होना है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और पहले से तैयारी होती है कि जब दूल्हा दुल्हन आएंगे तब तक पूरा परिवार वहाँ पहुँच जाता है, और दूल्हा दुल्हन आएंगे तो उनका स्वागत, उनका जो वेलकम है बहुत अच्छे तरीके से होगा। कभी कभी सरप्राइज़ तरीके से भी होता है। तो समय अनुसार 5-5:30 के आसपास दूल्हा दुल्हन आते हैं और हॉल के अंदर आते हैं। हॉल के जब अंदर आते हैं तो उनका वेलकम होता है, फिर वेलकम ड्रिंक दिया जाता है और जो भी पीना खाना है अपना शुरू होता है। और खाना यहाँ पर जो शादी का होता है वो 6:30 से 8:30 बजे के बीच में होता है। 6:30-8:30 बजे खाना लग जाएगा, लोग अपना मेज़ पे बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे। बुफेट यहाँ पर बहुत कम होता है, ये ओल्ड फैशन है बुफेट यहाँ पर ज़्यादातर लोग मेज़ पे बैठते हैं और जो बैरे हैं वो आपको खाना देते हैं। तो 8:30 बजे तक खाना वाना सब ख़त्म हो जाता है, और जो मेन हॉल है जो डांस वाला है, जहाँ पर
अपने यहाँ डीजे वगैरह होता है। यहाँ पे डीजे बहुत कम होता है, डीजे की जगह पर मोस्टली लाइव म्यूज़िक होता है। लाइव बहुत हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में जो लाइव म्यूज़िक हैं वो होता है। हालांकि डीजे भी होता है, अगर आपका बजट बहुत कम है तो डीजे करवा लिए, और बहुत कम है तो अपना सीधा डीजे की सीडी खरीद ले, वही चलाइए, उसी पे कूद फान दीजिए और क्या। और ज़्यादातर जो पार्टी हैं वो यहाँ पर रात को 12:30 बजे ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जितने भी हॉल हैं वो 1 बजे खाली करने होते हैं। नियम ये है कि हॉल यहाँ पर जो भी लेगा, जिस हालत में वो सुबह लेगा उसी हालत में वो शाम को वापस करेगा। तो यहाँ बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है। होता ये है कि लगभग सभी मेहमान दोनों तरफ के, हालांकि मेहमान बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, एक शादी में मैक्सिमम मेहमान होंगे तो 50 से 60, 70, 80, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये लोग 12:30 बजे अपना नाचना खाना पीना बंद करेंगे और 12:30 बजे पहले हॉल की सफाई शुरू करेंगे। सारी कुर्सी मेज सही करेंगे, बिल्कुल झाड़ू पोछा करके, फिर लास्ट एक केक वगैरह आएगा 12:45 बजे, और 1 बजे एक एक करके हॉल से बाहर निकल जाएंगे। हॉल की सफाई मेहमानों के मत्थे पड़ती है तो भैया समझा रहिएगा कि अगली बार कोई यहाँ का बुलाए आपको शादी में, अगर कहीं रुक गए रात में 1 बजे तक तो सफाई करनी पड़ जाएगी। तो यार ये कहानी है कि यहाँ पर शादी कैसे होती है। अब जैसे हिंदू शादियाँ हैं उसमें 2-3 चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे कि तिलवान भतवान, सो 1 दिन एक्स्ट्रा ले लिया जाता है। हिंदू शादी की बात मैं अगले एपिसोड में बताऊँगा, ये मैंने स्टैंडर्ड शादी की बात बताई है। कैसा लगा? है बढ़िया? तो प्यार मोहब्बत करिए, लग जाइए टिंडर पे, या फिर वो कौन सी साइटें होती हैं डेटिंग साइट। बाबू एक चीज़ और है, मोहब्बत होगी तब जब आप उसके लायक होंगे, समझे? किसी से मोहब्बत हो गई है तो छुपाइए मत, कह दीजिए। हम डॉक्टर हैं उसके, तो कहेंगे ना तो 2 चीज़ें होंगी, या तो हाँ या तो ना। तीसरा भी होता है, कुटाई भी हो जाती है, तो उससे बच के रहिएगा। भागना वागना बहुत अच्छा आना चाहिए, तेल वेल लगाइए ठीक से कि कोई पकड़े छूट जाए हाथ से, है ना। तो अगले एपिसोड में देखिए कैसे हिंदू शादी होती है, और तब तक के लिए आज का यही तक। तो भैया ये कार्यक्रम नौजवानों के लिए था, इसके प्रायोजक थे HP वाले। HP वालों का एक छोटा सा गिव अवे भी है, 1 लाख पूरा होने पे ये सब खोलेगा। लैपटॉप का है, ज़रा उसको ठीक से देख लीजिए, समझ में आए तो लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते, थैंक यू। अगर आप विद्यार्थी हैं 13 से 30 की उम्र के बीच में, मेरे ख्याल से 12 से 30 लिख देता हूं मैं, जो उन्होंने लिख के मुझे भेजा है, उम्र के बीच में हैं और आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आप समझते हैं कि आपको एक लैपटॉप होना चाहिए और आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप लिख के भेज दें कि मैं विद्यार्थी हूं, और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन घंटी दबा दें तो सूचना आपको मिल जाएगी। यहाँ ख्याल ये रखना है कि जिन लोगों ने मैं किसान हूं, अगर वो विद्यार्थी हैं उसके बाद भी उन्होंने मैं किसान हूं लिख के भेजा है, तो चूंकि उनका नाम मैंने ऑलरेडी न्यू हॉलैंड को भेज दिया है तो वो नाम अपने आप HP वाले से निकल जाएगा। तो उसके लिए आप ये कर लें कि परिवार में, हर घर में 2-3 स्टूडेंट तो होते ही हैं यार ना, तो परिवार में किसी और के टेलीफोन से आप उसको सब्सक्राइब कर ले तो वो रह जाएगा। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो दोनों चीजें हैं बिल्कुल सेपरेट रहें, इनका उनके में न जाए, इनका उनके में न जाए, तो लोगों को सही से आराम से मिल जाएगा। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो मैं विद्यार्थी हूं लिख के भेज दें, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब नाम वगैरह आते हैं, कोई सूचना आती है तो मैं SMS के थ्रू भेजता हूं यहाँ से, तो आपका अगर बेल ऑन होगा तो वो आपको सीधे मिल जाएगा, और नहीं तो फिर आपको वीडियो का इंतजार करना होगा, इसलिए बेल आइकॉन है। तो बॉस किसान हैं जरूर सब्सक्राइब करें, विद्यार्थी हैं जरूर सब्सक्राइब करें और लिख के भेज दें हमको। आज का यहीं तक।